नमस्कार। तो आज हम एक अकेली विधानसभा सीट की पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी उसके आंकड़ों की गहराई में जाकर। देखिए, ये जो विश्लेषण है ना, ये किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध करने के लिए बिल्कुल नहीं है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, शासन के तंत्र को समझना, ये काम कैसे करता है और सबसे जरूरी, इसे लोगों के लिए और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए रामपुर खास के सफर पर निकलते हैं। और आज हमारा फोकस है उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट संख्या 244 रामपुर खास पर। अब देखिए, ये सिर्फ एक कह लीजिए भौगोलिक इलाका नहीं है, ये अपने आप में एक अनूठा पॉलिटिकल लैंडस्केप है। इसकी अपनी एक कहानी है, अपनी अलग चुनौतियां हैं और हाँ, अपनी ही कुछ आकांक्षाएं भी। हम आज इसी जमीन के नब्ज को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो हमारी पड़ताल का एक सीधा साधा रोड मैप है। सबसे पहले हम रामपुर खास की जमीन को समझेंगे, वहां का सामाजिक ताना बाना कैसा है। फिर 2022 के चुनाव के आंकड़ों को देखेंगे। इसके बाद पिछले 30 सालों में जो राजनीतिक बदलाव हुए हैं उन पर नजर डालेंगे। फिर गवर्नेंस के लिए एक ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे और आखिर में वोटिंग से आगे बढ़कर लोगों के असल मुद्दों की बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, रामपुर खास की मिट्टी, मतलब यहाँ के लोग, यहाँ की सत्ता और यहाँ की विरासत, जो मिलकर इस ग्रामीण इलाके की धड़कन तय करती है। देखिए, ये जो इलाका है ये असासन एक ग्रामीण सीट है और इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है। पॉलिटिकली देखें तो ये काफी लंबे समय से कांग्रेस के एक परिवार प्रमोद तिवारी के विरासत का गढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है वो कई समुदायों के एक तरह के गठबंधन से बुना हुआ है। अगर हम यहाँ के मुख्य डेमोग्राफिक्स को देखें तो यहाँ ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की एक बड़ी आबादी है, जिसमें यादव समुदाय एक मजबूत एंकर का काम करता है। इसके अलावा वोटर्स का लगभग 25% हिस्सा दलित यानी अनुसूचित जातियों का है और जिले के अनुमान के हिसाब से करीब 14% मुस्लिम आबादी भी यहाँ रहती है। तो समझिए, यही समीकरण यहाँ की राजनीति की पूरी नींव है। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे खंड पर, 2022 के चुनाव का पोस्टमार्टम। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ उन नंबरों की बात करेंगे जो कहानी के पीछे की असलियत बताते हैं, क्योंकि आंकड़े वो झूठ नहीं बोलते। साल 2022 में रामपुर खास में टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स थे 3,20,772। ये नंबर अपने आप में बताता है कि यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस का स्केल कितना बड़ा है। लेकिन जो बात असल में चौंकाती है वो है वोटर टर्नआउट, सिर्फ 52.35%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि लगभग आधे वोटर्स ने वोट डाला ही नहीं। अब ये जो खामोशी है, ये किसी भी चुनावी रणनीति के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है। सोचिए, ये उन लोगों का कितना बड़ा समूह है जिन्हें मोबिलाइज किया जा सकता है। ये किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है और एक बहुत बड़ी चुनौती भी। और फिर आता है जीत का मार्जिन। विनर और रनर अप के बीच का फासला था करीब 14,741 वोटों का। ये एक ऐसा नंबर है जो हमें बताता है कि मुकाबला कितना करीबी था या एक तरफा। और ये स्लाइड 2022 के चुनाव की सबसे अहम डायनामिक को दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को मिले लगभग 41.5% वोट, जो कि एक जबरदस्त उछाल है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी एसपी का कोई कैंडिडेट ही नहीं था, 0% वोट शेयर। मतलब एक बड़े खिलाड़ी के मैदान से बाहर रहने से पूरा खेल ही बदल गया। तो चलिए अब तीसरे खंड में चलते हैं और जरा पीछे मुड़कर देखते हैं कि ये पूरी स्थिति बनी कैसे। हम पिछले 30 साल के पॉलिटिकल शिफ्ट को ट्रैक करेंगे, ये समझने के लिए कि वोटर की वफादारी की लहरें कब, कहां और कैसे बदलीं। ये टाइमलाइन एक कमाल की कहानी बताती है। आप देखिए, 1993 में बीजेपी का वोट शेयर था सिर्फ 5.3% और 2012 तक भी ये सिर्फ 1.3% पर था, मतलब लगभग ना के बराबर। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा, एक नाटकीय बदलाव आया और ये सिर्फ रामपुर खास में नहीं हो रहा था, ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे एक बड़े पॉलिटिकल मंथन का हिस्सा था। 2017 में ये आंकड़ा उछलकर 37.7% हो गया और 2022 में 41.5% पर पहुंच गया। एक मामूली प्लेयर से मेन चैलेंजर तक का ये सफर राजनीति में धैर्य और हवा के बदलते रुख को समझने की अहमियत को साफ दिखाता है। अब इस कहानी का दूसरा पहलू भी है और वो है समाजवादी पार्टी। 2007 में एसपी ने 21% से ज्यादा वोट लिए थे और दूसरे नंबर पर रही थी।
लेकिन 2017 और 2022 दोनों ही चुनावों में उन्होंने कंटेस्ट ही नहीं किया। अब इस स्ट्रैटेजिक एब्सेंस ने क्या किया? इसने एक पॉलिटिकल वैक्यूम बना दिया। मतलब जो वोटर मौजूदा सत्ता से खुश नहीं थे और कोई विकल्प ढूंढ रहे थे, उनके सामने कोई एक मजबूत दावेदार था ही नहीं। तो हुआ ये कि ये एंटी इनकम्बेंसी वोट पूरी तरह बिखर गया, जिसका सीधा फायदा इनकम्बेंट्स को मिला। और देखिए, जब इस तरह के पॉलिटिकल शिफ्ट और वैक्यूम बनते हैं, तो ये हमें याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। हमारे संवैधानिक मूल्य भी तो यही कहते हैं कि पब्लिक में जो भी बातचीत हो वो जानकारी पर आधारित हो, जहां राजनीतिक बहस सिर्फ बयानबाजी तक सीमित न रहे, बल्कि उसमें गरिमा हो, एक जिम्मेदारी हो। अच्छा, अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट, यानी वोटर्स के साथ जुड़ने के लिए एक 4 आयामी सिद्धांत। किसी भी पॉलिटिकल चैलेंज को समझने के लिए हम इसे एक सिंपल 4 आयामी फ्रेमवर्क से देख सकते हैं। इसे हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। पहला है इलेक्टोरल लेंस, यानी आंकड़ों का गणित। दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल लेंस, यानी जमीन पर आपकी ताकत। तीसरा नैरेटिव लेंस, यानी आप कहानी क्या कह रहे हैं। और चौथा रिसोर्स लेंस, यानी आपके पास साधन क्या हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। इलेक्टोरल लेंस से देखें तो गणित बिल्कुल साफ है। पहला काम तो ये है कि अपने कोर वोट बैंक को मजबूती से एक साथ लाया जाए, जो यहाँ पर ओबीसी दलित मुस्लिम गठबंधन है। लेकिन सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी। असली बढ़त तो तब मिलेगी जब उन बूथों पर फोकस किया जाएगा जहां टर्नआउट कम है, और उन फर्स्ट टाइम वोटर्स को मोटिवेट किया जाएगा जो शायद बदलाव चाहते हैं। अब दूसरा लेंस है ऑर्गेनाइजेशनल, और ये शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे सबसे जरूरी काम है। पार्टी को जमीनी स्तर से बिल्कुल नीचे से दोबारा खड़ा करना होगा। इसकी नींव रखी जाती है बूथ लेवल के कमिटियों से, और फिर ग्रास रूट लेवल पर लोगों को मोबिलाइज करने के लिए स्टेट लीडरशिप को मैदान में उतारना ही पड़ता है। याद रखिए, संगठन के बिना कोई भी स्ट्रैटेजी हवा में रह जाती है। तीसरा और शायद सबसे अहम, नैरेटिव लेंस, यानी आपकी कहानी क्या है। कैंपेन का जो सेंट्रल मैसेज है वो वहां की लोकल उम्मीदों से, उनकी आकांक्षाओं से गहराई से जुड़ा होना चाहिए। एक ऐसा नारा जो सीधा लोगों के दिल में उतरे, जैसे गांव का सुख, रोजगार का वादा, है ना? एकदम सीधा, सरल। और ये उन 2 चीजों की बात करता है जिनकी लोगों को सबसे ज्यादा फिक्र है, गांव में बेहतर जिंदगी और अच्छी नौकरियां। और चौथा लेंस है रिसोर्स का। देखिए, आज के ज़माने में चुनाव सिर्फ ज़मीन पर नहीं लड़े जाते, डिजिटल दुनिया में भी एक जंग चलती है। इसके लिए फंड्स जुटाना और एक मॉडर्न डिजिटल फील्ड ऑपरेशन तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इसमें टारगेटेड व्हाट्सएप कैंपेन से लेकर वायरल कंटेंट तक सब कुछ आता है, ताकि गलत सूचनाओं का भी मुकाबला किया जा सके। चलिए अब हम अपने आखिरी खंड की तरफ बढ़ते हैं, बियॉन्ड द बैलेट बॉक्स, यानी उन असली मुद्दों की बात करते हैं जो वोटर्स की जिंदगी को हर रोज प्रभावित करते हैं, क्योंकि दिन के आखिर में राजनीति तो लोगों के लिए ही होती है। तो रामपुर खास में वोटर्स की सबसे बड़ी शिकायतें क्या हैं? सबसे ऊपर है बेरोजगारी और स्किल्स की कमी। खासकर पढ़े लिखे नौजवानों के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता है। फिर आता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, पानी। ये हर ग्रामीण परिवार के लिए एक हाई प्रायोरिटी है। और तीसरा है कृषि संकट, जो सीधा सीधा किसानों को परेशान करता है। एक कामयाब गवर्नेंस का मतलब ही यही है कि इन बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाए। और हाँ, जब हम मॉडर्न कैंपेन टेक्निक्स और डेटा की बात करते हैं, तो ये याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि एक असरदार गवर्नेंस में प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करना भी शामिल है, जैसा कि भारत के डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क में भी बताया गया है। मतलब ये सुनिश्चित करना कि वोटर्स तक पहुंचने का तरीका जिम्मेदार हो। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक आखिरी सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। लोकतंत्र में असल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? क्या सिर्फ चुनाव जीत लेना, या फिर एक ऐसा सस्टेनेबल गवर्नेंस देना जो लोगों की जिंदगी बदले? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना है, क्योंकि यही हमारे पॉलिटिकल भविष्य की दिशा तय करेगा।